हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा वंडरफुल, फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर के बारे में। हालांकि आज हम लोग सब कुछ पूरा कवर नहीं कर पाएंगे ब्लैक होल को, पर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आज ही हम लोग समझ लेंगे। और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ें ब्लैक होल के बारे में समझ में आए, और इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो सबसे पहला ब्लैक होल था वो खोजा गया, और क्या चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आप किसी ब्लैक होल पे पहुंच गए, वहाँ से आपने कोई मिशन किया या वहाँ पे जाके आप क्या हरकत करते हो तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है, कैसे हो सकती है, क्या टाइम ट्रेवलिंग हो सकती है, क्या वहाँ पे ब्लैक होल में टाइम एंड हो जाता है। ये चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक जानकारियाँ कि ब्लैक होल की शुरुआत कैसे होती है, क्या बनता है, कैसे ख़त्म होता है ब्लैक होल, क्या क्या होती है, वो चीज़ें आप लोग अगले पार्ट में जानोगे। और उसके कॉन्सेप्ट्स की कैसे क्या क्या हो सकता है ब्लैक होल से रिलेटेड, और किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ब्लैक होल को अफेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ मैं आप लोगों को आज बताऊँगा, ये आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, और इतने जानकारियाँ ब्लैक होल से रिलेटेड आपको कहीं नहीं कोई देने वाला। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। आज से करीब 50-55 साल पहले का ही ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि उससे पहले भी होते थे ब्लैक होल्स, पर लोग नहीं मानते थे। इसका कारण है क्योंकि लोग ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि कोई चीज़ लाइट को खींच सकती है, क्योंकि लोग मानते थे कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की नहीं, यानी सिर्फ वो तरंगे होती हैं, कण नहीं होता। तो अब जब कण होता ही नहीं तो उसे ग्रेविटी खींचेगी कैसे। ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट, उसकी स्टार्टिंग, ओरिजिनेशन कैसे बनती है, क्या होता है, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा एक तारे का लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र जानना पड़ेगा कि स्टार का। तो वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बताया था, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड वे में देख सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ कि जो हमारे ब्रह्मांड में ढेर सारे डस्ट क्लाउड्स होते हैं, यानी धूल के बादल होते हैं, उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा वजनी होते हैं, तो उनके अंदर टर्बुलेंस यानी कि अशांति पैदा हो जाती है, और वो अपने ही वजन को संभाल नहीं पाते हैं और एक दूसरे में अट्रैक्ट होने लगते हैं, उनमें घर्षण पैदा हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और ब्लास्टिंग्स होने लग जाती हैं। ये ब्लास्टिंग्स कुछ ऐसी होती हैं जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में हाइड्रोजन बॉम्ब को ब्लास्ट किया हो, इस तरीके से ये ब्लास्टिंग्स होती हैं। और ये ब्लास्टिंग स्टार को एनर्जी देती है, उसे जलाए रखती है, और वहीं से रोशनी आती है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्टार्स को सिकुड़ने से भी रोकती है। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं आप लोगों को, तो जैसे एक गुब्बारा होता है, फूला हुआ एक गुब्बारा, तो उसके अंदर अगर हवा भरी हुई होती है तो हवा क्या करता है कि वो हवा उस गुब्बारे को पिचकने से रोकता है, और उसका जो रबड़ होता है वो उसको दबा के वापस पिचका के इतना छोटा करना चाहता है। ठीक वैसे ही हवा, समझ लीजिए एक तारे में एक ब्लास्टिंग्स होती हैं जो उन्हें सिकुड़ने से रोकती हैं, और पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका वेट होता है वो उसको वापस सिकोड़ना चाहता है और ज़्यादा। तो जैसे एक जो हमारा गुब्बारा होता है, 3-4 दिन बाद जब उसका हवा ख़त्म हो जाता है तो वो वापस सिकुड़ के इतना सा हो जाता है। वैसे ही जब कुछ बिलियन साल बाद जब तारों की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म, तो वो फिर से सिकुड़ के इतना एक पॉइंट हो जाता है। एक पॉइंट मतलब सिर्फ इतना बड़ा हो जाता है एक तारा, जिसे हम लोग सिंगुलैरिटी कहते हैं। और जब वो सिकुड़ के ब्लैक होल हो जाता है तो इसे हम कहते हैं इवेंट हॉरिजॉन। अब ब्लैक होल या स्टार्स को समझने के लिए हमें जानना पड़ता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रशेखर लिमिट, जो होता है 1.4 ms। इसे हम लोग सोलर मास भी कहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1928 में भारत के एक साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि यहाँ से इंग्लैंड जा रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए एक एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन के साथ, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। और उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग थे इस चीज़ को अच्छे से समझने वाले। एक तो खुद आइंस्टीन, दूसरे थे आर्थर एडिंगटन, और तीसरे हमारे चंद्रशेखर। ये वहाँ जा रहे थे, तो ये पानी के जहाज़ से जा रहे थे। तो ये जब जा रहे थे तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि तारे अपने ही वजन को सिकोड़ लेते हैं। हालांकि ये 1928 की बात है, ये जो बात है, ये जो जा रहे थे, ये 1928 की बात है। और जब ये जा रहे थे तो ये जब इनके मन में ये ख्याल आया, तो वो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ तो होगा, कोई तो एक वैल्यू होगी कि जिस पे तारे नहीं सिकुड़ते होंगे, जिस पे वो अपने ही वेट में गिर के एक छोटी सी बिंदु नहीं बन जाएंगे, या कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी धरती भी तो है,
कुछ तो है, ये भी तो पहले आग का गोला ही हुआ करती थी, ये क्यों नहीं सिकुड़ गई। तो वो कैलकुलेशन कर रहे थे। फिर उन्होंने एक वैल्यू दी 1.4 ms। इन्होंने कहा कि हमारे सूरज से तकरीबन 1.5 गुना बड़ा, यानी 1.4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा अगर कोई स्टार हो तो वो अपने वेट को नहीं संभाल पाएगा और कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाएगा। और उस समय तक ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था जब उन्होंने ये बात कह दी थी। तो हालांकि इसके लिए फिर सारे साइंटिस्टों ने उन्हें फोर्स किया कि नहीं तुम ये टॉपिक ही छोड़ दे, क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि कोई इतना बड़ा तारा सिकुड़ के एक पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी बन सकती है। तो उन्हें वो टॉपिक छोड़ना पड़ा। हालांकि करीब 40-50 साल बाद लोगों को बात समझ में आई कि नहीं, उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सच था। तो उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया और उन्होंने जो वैल्यू खोजी थी ये, इसको आज भी यूज किया जाता है और इसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट। और इसका एक्चुअल नाम है, ये MS होता है, यानी सोलर मास। हमारे सन के सोलर मास से 1.4 टाइम्स ज़्यादा अगर कोई मास है तो वो हो जाता है, एक ब्लैक होल बनता है। अपने सेकेंड वीडियो स्पेस एंड टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे सूरज अपनी ग्रेविटी से किसी भी तारे की किसी तारे से जो लाइट आ रही होती है उसको, अगर तारे यहाँ सूरज है, तारा यहाँ पे है तो उसकी लाइट यहाँ जा रही है तो उसको हल्का सा डेविएट कर देता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो सोचिए जब इससे भी 1.5 गुना बड़ी कोई चीज़ होती है जो एक तारा होता होगा, इससे भी बड़ा, वैसे 1.5 गुने पे तो बहुत ही कम छोटी, मैंने बताया इससे भी हज़ारों गुना बड़े बड़े तारे होते हैं, उनकी कितनी ज़्यादा ग्रेविटी होती होगी, वो क्या करेंगे। तो वही जब जल के ख़त्म होते हैं, एक पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी पे आके, एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा डेंस और इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वो किसी लाइट को भी स्केप नहीं होने देते हैं। तो अगर लाइट किसी चीज़ से स्केप नहीं हो सकती, तो अगर एक बार कोई ब्लैक होल में चला गया तो वो स्केप नहीं कर सकता है, वो चाहे कुछ भी चीज़ हो। और जो चीज़ ब्लैक होल में चली जाएगी वो उसी का एक हिस्सा बन के रह जाएगी। अगर आप एक पत्थर ब्लैक होल में फेंकते हो तो वो भी पिस के एकदम ख़त्म हो जाएगा और उसी ब्लैक होल में अटैच हो जाएगा और उससे कभी बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर लाइट स्केप नहीं कर सकती है तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट से तेज आज तक कुछ भी नहीं गया है। कोई तारा जब सिकुड़ रहा होता है तो क्या होता है, जब एकदम जल के ख़त्म होता है और जब सिकुड़ने लगता है तो वो हमें हल्का लाल रंग का दिखाई देता है और फिर हल्का होते 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 एकदम डीम होते होते ख़त्म हो जाता है, धुंधला होके। ऐसा क्यों होता है? धुंधला तो आप लोगों को समझ में आ गया कि तारे की गर्मी ख़त्म हो गई, उसकी पावर ख़त्म हो गई, तो वो धुंधला हो गया और ख़त्म हो गया। पर लाल रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स 3rd वीडियो में, कि जब कोई चीज़, ऑब्जेक्ट हमसे, कोई तारा हमसे दूर जाता है तो वो लाल रंग इमिट करता है, क्योंकि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करती है, सबसे ज़्यादा होती है तो वो दूर तक चली जाती है। अब आप बोलोगे कि तारा दूर कहाँ जा रहा है, वो तो अपनी जगह पे है पर सिकुड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई आदमी है जो यहाँ से इस तारे को देख रहा है, ये तारा अभी तक यहाँ पे है, और जब ये तारा सिकुड़ता है और सिकुड़ के एक पॉइंट यहाँ पे पहले पहुँचेगा, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ये यहाँ और फिर ख़त्म। तो यहाँ तक भी जब तक आएगा तब तक भी मान लेते दिखाई देगा, तो ये इतनी दूरी तो कम हुई, ये अपनी जगह सेंटर इसका ये यहीं पे रुकेगा। पर ये जो दूरियाँ कम हुई हैं ये कहाँ गई? ये दूरी पहले ये कम से कम 1 लाख किलोमीटर की दूरी है, ये कम तो हुई, यानी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये तो दूर गया, तभी तो नहीं दिखाई देगा, ये लाल रंग में दिखाई देता है इसलिए। अब मान लेते हैं कोई बहुत ज़्यादा सनकी आदमी है, उसने बोला कि मुझे ब्लैक होल को एकदम पास से देखना है, एकदम पास से, मतलब इतना पास से कि एकदम अपने सामने, आंखों के सामने ऐसे होते हुए उसे देखना है। अब क्या है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर जैसे तारा जल भी गया वैसे तो वो वहाँ जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि तारे कितनी भी ख़त्म हो जाती है पर उसमें कुछ तो गर्मी होती ही है जो उस इंसान को बचने नहीं देगी। फिर भी मान लेते वो वहाँ चला गया तो वो उस तारे के ऊपर खड़ा हो गया, तारे के ऊपर वो 10 बजे खड़ा हो गया, और कैलकुलेशन है कि वो जो तारा है वो 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो 11 बजे एक सिंगुलैरिटी पे, एक पॉइंट पे आ जाएगा सिकुड़ के ख़त्म। अब ये जो आदमी यहाँ पे गया उस तारे के ऊपर खड़ा हुआ, वो क्या किया कि वो हर 1 सेकेंड में टिक 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 सिग्नल भेज रहा है। उसके जो मान लेते हैं उसके कुछ साथी हैं जो स्पेसशिप में कहीं 15 लाख किलोमीटर दूर पे खड़े हैं, 15 लाख किलोमीटर दूरी पे हैं, यानी कि उस तारे से रोशनी वहाँ तक पहुँचने में 5 सेकेंड लगेगा। यहाँ से इसने 10:01 पे एक सिग्नल भेजा जो 5 सेकेंड बाद वहाँ पहुँच गया। 10:02 पे जैसे वो सिग्नल भेजेगा वो वहाँ 5 सेकेंड की बजाय 6 सेकेंड या 7 सेकेंड में पहुँचेगा। ऐसे ही 10:03 पे तो वहाँ 10-12 सेकेंड बाद पहुँचेगा। ये टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन जब 10:59 तक हो जाएगा, ये टाइम जब पहुंच जाएगा, इसके बाद जब यहाँ से 51वें सेकेंड पे वो कोई सिग्नल भेजेगा तो वो सिग्नल करीब 3-4 मिनट बाद पहुंचेगा। 52वें सेकेंड पे 10-12 मिनट बाद, 53वें पे ऐसे ही करते करते 57वें सेकेंड पे आते आते 1 आध घंटे बाद सिग्नल जाएगा।
58वें सेकंड पे वही सिग्नल जो वहाँ से उसने भेजा है वो उनके पास जो 5 सेकंड में पहुँच जाना चाहिए लाइट की स्पीड से, वो वहाँ उनके पास पहुँचेगा तकरीबन 3-4 घंटे बाद 59वें सेकंड पे 10:59 पे। इस पॉइंट पे जब वो एक सिग्नल भेजेगा तो वो सिग्नल कम से कम 7-8 घंटे या 10 घंटे बाद भी पहुँच सकता है। मतलब दूरी टाइम जो है ये बढ़ता जा रहा है, जबकि वो हर एक सेकंड पे सिग्नल भेज रहा है। और जैसे ही 11 बजेगा यानी सिंगुलैरिटी पूरी हुई, उस टाइम पे वो जो सिग्नल भेजेगा वो सिग्नल कभी भी उनके साथियों के पास नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि टाइम इतना स्लो हो चुका होगा उस ब्लैक होल, उस पॉइंट पे इतना स्लो कि वो नेग्लिजिबल यानी जीरो हो चुका होगा टाइम, वहाँ टाइम ही खत्म हो चुका होगा और वहाँ से सिग्नल आगे जाएगा ही नहीं। उस टाइम में वो सिग्नल फंस चुका होगा अनंत काल के लिए। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया, वो तो 1-1 सेकंड पे ही भेज रहा है तो उन लोगों के पास इतना देर में कैसे पहुंचेगा, पहुंचना तो चाहिए 5 सेकंड में ही। तो मैंने अपने ही सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो टाइम होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव टाइम होता है यानी कि सबके रिस्पेक्ट में अलग अलग चलता है। यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी और इतना ज़्यादा घनत्व होगा कि यहाँ से टाइम इतना ज़्यादा स्लो होता जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था धरती पर टाइम स्लो होता है और बाहर पे जो टाइम होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल, यहाँ से हल्का सा तेज चलता है स्पेस में। तो वो स्पेस में रहेंगे उनके लिए तो टाइम तेज चल रहा है, पर इस बंदे के लिए टाइम स्लो है और इस जगह पे टाइम स्लो है। उस जो न्यूट्रॉन स्टार जो भी वो ब्लैक होल बन रहा है, ये जो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल में जो टाइम है ये इतना स्लो हो चुका होगा कि टाइम खत्म हो जाएगा जैसे ही ये सिंगुलैरिटी बन जाएगी, इतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसी के साथ वो जो आदमी है उसका टाइम भी खत्म, वो एक ऐसे टाइम में पहुंच जाएगा जहां टाइम ही नहीं है, जहां टाइम और स्पेस है ही नहीं। या ऐसे बोल सकते हैं कि उस तारे के लिए और उस इंसान के लिए टाइम खत्म हो गया, स्पेस खत्म हो गया। हालांकि ये संभव नहीं है कि वो आदमी वहाँ पे खड़ा ही रह जाए उतने समय तक, क्योंकि वो जैसे ही तारा आधा भी खत्म होगा, गर्मी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, वो तारा आधा भी अगर खत्म हुआ होगा तो भी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी कि वो आदमी फट के खत्म हो जाएगा। पर सिंगुलैरिटी बनने के बावजूद अगर मान लेते तब तक भी जिंदा रह गया तो सिंगुलैरिटी बनेगी और आदमी इतना पतला होगा क्योंकि उसके पैर पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, सर पे थोड़ा सा कम। तो जैसे जैसे वो अंदर की तरफ खिंचता जाएगा वो एकदम पतला लंबा होता जाएगा, फट के खत्म हो जाएगा और उसी ब्लैक होल में जुड़ जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि वो आदमी वहाँ उस ब्लैक होल से भी नहीं मरा, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा वहाँ से निकल के। मान लेते हैं कि वो लाइट की भी स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रेवल कर रहा है, फिर आ सकता है, हो सकता है आ जाए, पर वैसे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो टाइम की एंडिंग होती है, जो टाइम एंड होता है हमारे लिए, वो हमेशा हमारे फ्यूचर में होता है। आप मरो या हम मरें तभी हमारे लिए टाइम की एंडिंग होती है। अगर वो वहाँ से लौट के वापस आ जाता है, इस सिंगुलैरिटी से लौट के वापस आ जाएगा, तो उसके लिए टाइम उसका पास्ट हो जाएगा और पास्ट कभी हो नहीं सकता। और फिर भी मान लेते कि अगर वो लौट के वापस आ गया वो बंदा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वो वापस आ गया, वहाँ 1 घंटे भी बिता के वो मशक्कत करके किसी भी तरीके से बाहर निकल गया, तो जब वो धरती पे वापस आएगा तो यहाँ अरबों खरबों साल बीत चुके होंगे, धरती पे लाइफ वाइफ सब कुछ खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि टाइम वहाँ इतना धीरे चलता है, इतना धीरे चलेगा ब्लैक होल में कि नेग्लिजिबल है, समझ लीजिए टाइम चलता ही नहीं है। और जहाँ टाइम ही नहीं चलता वहाँ 1 घंटे बिताना मतलब पूरे ब्रह्मांड की खत्म होने तक उसने वहाँ पे टाइम बिता लिया है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं, जब एक तारा जो होता है वो खत्म होता है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं स्पेस में, बड़े बड़े 2 तारे ही आपस में टकरा गए, या जब एक जो न्यूट्रॉन स्टार या कोई तारा ही है, कोई भी तारा वो जब खत्म होता है तो जब ऐसे टकराया, उसके पूरा मास एक पॉइंट पे ही तो आके टकराता है, तो टकराने पे वो एक वेव छोड़ता है जो होता है ग्रेविटेशनल वेव। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव की तरह ही होता है, पर उससे बहुत वीक होता है, पर बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। अगर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी किसी दूसरे छोर पे एक ऐसा कुछ इवेंट हो जाए तो वो उसका वेव हमें यहाँ तक आएगा, पर हमें पता नहीं चलेगा। वो रीडिंग्स हमारे किसी मशीन में आ जाएंगी, पर नॉर्मल इंसान को वो वेव पता नहीं चलेंगे, इतनी वीक होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये क्या करती हैं कि जो ऑब्जेक्ट टकराता है उसके साथ उसकी इमिशन की जो एनर्जी होती है वो लेके दूर खींच के ख़त्म कर देता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अब ये कोई तारा ऐसे टकरा के सिंगुलैरिटी पे आया, तो आप जब बॉल कोई नीचे ऐसे ज़मीन पे फेंक तो टकरा के वापस आता है, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, टकराता है वापस आता है। पर एक्चुअली में जब तारा टकराएगा तो वो भी तो हल्का सा ऐसे बाउंस होकर फिर ऐसे चिपकना चाहिए, पर उसी टकराने के साथ ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं और वो एनर्जी को सोखते हुए लेके चली जाती हैं, जिससे वहीं पे एक सिंगुलैरिटी बन के वो एक स्टेबल कंडीशन में एक ब्लैक होल रह जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। हमारे ब्रह्मांड में 2 तारे हैं,
दो पल्सर स्टार्स हैं जो आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, जिनका नाम है PSR 1913+16। एक्चुअली PSR टर्म जो होता है ये पल्सर स्टार को रिफर करता है। पल्सर स्टार क्या होता है? पल्सर स्टार एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है जो रेडियो एक्टिव पल्सेस इमिट करता है। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब ब्लैक होल जो लाइट को इमिट नहीं होने देता है तो फिर यानी कि वो दिखाई नहीं देगा, और जो चीज़ दिखाई नहीं देगी वो खोजी कैसे जाएगी, या फिर उसको सबसे पहले देखा कैसे गया होगा। एक साइंटिस्ट थे जॉन मिशेल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ब्लैक होल होता है वो खत्म होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्म में इमिट करता रहता है। तो अगर आप चाहो तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करके, उसके ग्रेविटेशनल वेव्स को कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे एक ब्लैक होल है। अब लोग शुरू के टेलीस्कोप लेके पूरे ब्रह्मांड में घुमाना शुरू कर दिए कि कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए ऐसा कुछ। तो उन्हें दिखाई दिया कि एक तारा है ब्रह्मांड में जो किसी अज्ञात चीज़ के चारों तरफ घूम रहा है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही ऐसी किसी चीज़ के चारों तरफ घूमे जा रहा है। तो क्या हुआ कि लोगों ने वहाँ पता लगाने की कोशिश की, तो उसके ग्रेविटेशनल वेव्स को मेज़र किया तो उन्हें पता चला कि हमारे सूरज से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब 6 गुना ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है चंद्रशेखर लिमिट 1.4 ही है, यानी सिर्फ 1.5 गुना बड़ा हो गया तो भी वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये तो वाइट डॉर्फ हो नहीं सकता, और न्यूट्रॉन स्टार, इतना बड़ा न्यूट्रॉन स्टार पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ पॉसिबल है तो क्या है? वहाँ एक ब्लैक होल। तो इस तरीके से खोजा गया सबसे पहला ब्लैक होल, जिसका नाम है साइग्नस X1। अब बाकी चीज़ें ब्लैक होल से रिलेटेड हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग स्टेजेस ऑफ ब्लैक होल, किस तरीके से स्टार्स ख़त्म होने के बाद जब उनके हाइड्रोजन्स खत्म हो जाते हैं तो किस तरीके से उसका स्टेजेस होती हैं, और कैसे क्या क्या फॉर्मेशन होता है, कौन सा स्टार वाइट डॉर्फ बनता है, क्या बनता है, वो जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे किस तरीके से सबसे पहला ब्लैक होल जो फोटो ली गई थी वो कैसे ले गई है, और ब्लैक होल कैसे होते हैं, क्या उन चीज़ों के बारे में हम बेसिक्स आराम से धीरे धीरे जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके मुझसे सवाल करिए, मैं आपके उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।